भारत के की हिंदू जनता का एक बड़ा हिस्सा ब्रेन वॉश्ड है। पूरी तरह से जिसको हम ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़, ब्रेन डेड सरकारी हिंदू बर ब्रेन डेड हम इस तरह से जो कहते हैं, वो पूरी तरह से ब्रेन डेड है और ये ब्रेन डेड जो है, ये ब्रेन डेड का पूरा एक गाइड है। उसी गाइड बुक को अमेरिका भी अप्लाई करता है, भारत भी अप्लाई करता है, अगर आप देखेंगे। और अब एआई का युग आ रहा है, उसमें ब्रेन डेड लोगों के लिए भी बहुत कुछ है और जो ब्रेन डेड लोगों को खोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ है। तो हम अब इसकी शुरुआत करते हैं यूरी की पुस्तकों को आगे बढ़ाते हुए और श्वेता जी बीच-बीच में हम वर्तमान के रेफरेंस लेंगे, लेकिन हम आरंभ करते हैं यूरी जी। के अतीत से। जी, तो ये मैंने शेयर किया है प्रेजेंटेशन, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। जी, तो ये है यूरी बेज़मेनोव, ठीक है? एंड आई एम अगेन सेइंग ये ऐसी कुछ नई जानकारी नहीं है, हो सकता है आप लोगों से में से कुछ लोगों ने ये देखा होगा, जाना होगा, कहीं और भी सुना होगा। सो अगर ऐसा है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हो सकता है आपको इस चर्चा के दौरान और भी कुछ एडिशनल एंगल्स मिल जाए, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। ये है यूरी बेज़मेनोव। ये कहते हैं, इन्होंने जो ये प्रोपेगेंडिस्ट का काम करते थे केजीबी के लिए, इनका कहना था द हाईएस्ट आर्ट ऑफ वॉरफेयर इज नॉट टू फाइट एट ऑल। मतलब जो सबसे बड़ा जो घातक हथियार है किसी के पास में, वो ये है कि आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए ही नहीं, बट टू सबवर्ट एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन द कंट्री ऑफ योर एनिमी अंटिल सच अ टाइम दैट perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy. You can take your enemy without a single shot being fired. Yuri Bezmenov. तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो हथियार है, जो सबसे बढ़िया तरीके से कोई भी देश लड़ सकता है अपने शत्रु देश के साथ में, वो ये है कि आप बिना हथियार उठाए उस देश को ऐसे सबवर्ट कर दीजिए कि उस देश में कोई भी चीज जो उसकी वैल्यूएबल हो, जो उसकी संपदा हो, उसको आप इस तरह से नष्ट कर दीजिए कि बाय द एंड ऑफ इट, कुछ समय के बाद में वो जो शत्रु देश है वो आपको शत्रुवत समझे ही नहीं, वो अपनी रियलिटी को इस तरह से खो दे कि वो सोचे कि आप ही उसके मित्र हैं। दैट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग अ नेशन। और इसके लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो शत्रु देश है, वो आपको सबवर्ट करके यानी विनाश करके वो आपको एक अपना कल्चरल उपनिवेश बना लेता है। बिल्कुल आपका अपना कल्चरल उपनिवेश बना लेता है। और जैसे वहां वो उनके यहाँ गे मैरिज है, राइट है, तो आपके यहाँ बना रहा है। जैसे वो उनके यहाँ यौन स्वच्छंदता है, पति किसी के साथ जा रहा है, पत्नी किसी के साथ जा रहा है, आपके यहाँ वो लॉ बनवाकर उसको लागू कर दिया है, तो वो आप उसके उपनिवेश हो जाती है। जी, एब्सोल्युटली। इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया यूरी ने, जो उन्होंने सीखा था। तो पहले हम देखते हैं कि सबवर्जन होता क्या है। Subversion is a term for aggressive, destructive activity to destroy a nation of overt legal legitimate way. मतलब subversion जो होता है ये एक बहुत ही लीगल तरीके से किया गया कार्य होता है कि पर वो बहुत अग्रेसिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, पर वो सबकी आंखों के सामने हो रहा होता है और किसी को समझ नहीं आता कि हमारा सबवर्जन हो रहा है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये किसी को क्राइम नहीं दिखता है, ठीक है। सबवर्जन इज ऑल्सो अ टू वे एक्टिविटी। जब तक के जो सबवर्ट कर रहा है आपको वो और जो सबवर्ट हो रहा है वो जब तक के कोई प्रतिकार ना करे, वो रिस्पॉन्स करता रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, तब तक के ये सबवर्जन चलता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई देश है जैसे चाइना या रशिया हम ले लें, तो वहां पे तो सबवर्जन क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो क्लोज सोसाइटीज है। वहां पे आपके जो टाइम्स मैगजीन है या आपका सोशल मीडिया तक नहीं चलता है चाइना में, तो वो क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है, दैट्स व्हाई सबवर्जन डजंट वर्क। इट्स अ क्लोज सोसाइटी, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट जितनी भी डेमोक्रेसीज है और डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ पे सबवर्जन इसीलिए बहुत काम किया है, ठीक है। सबवर्जन कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ द टारगेट इज रिस्पॉन्सिव। इट इज अ टू वे ट्रैफिक। तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी, भारत से भी काफी रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, ये एक मैंने थोड़ी सी फोटो लगाई है, ये यूरी की फोटो है जब ये रामकृष्ण मिशन पे महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए थे, ये कि केजीबी ने उन्हें उस काम के लिए भी भेजा था कि आप वहां पर जाकर के देखिए। तो ये मैं लोगों को बता देता हूँ, महर्षि महेश योगी का ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम था
और आज वो पूरा वीरान पड़ा है। और महेश योगी ट्रांसेंड मेडिटेशन जो है कह के ये ट्रांसेंडेंटल अमेरिका में, मेडिटेशन। जी हाँ, अमेरिका में ले गए थे। जो 70 का दशक जो जो दौर था हिप्पी कल्चर का, जब इस्कॉन वहां पहुंचता है, महेश योगी पहुंचते हैं, बाद में ओशो पहुंचते हैं, ये जो आपको सतपाल महाराज के भाई हैं वो काफी बड़े पॉप धर्म गुरु हैं, वो पहुंचते हैं। तो ये जो है पूरा जो धर्म गुरु सब थे हमारे धर्म कल्चर, वो जो पहुंचे, तो श्वेता जी कह रही है कि उसमें यूरी को प्लान किया गया। तो जी वो ये बताएंगे आपको अभी हाँ, कि मैं जैसे आज बताऊंगी हम कि इनको एक्सपोज, प्लान क्यों किया गया। जी हाँ, जैसे आज हम देखते हैं जग्गी है, आचार प्रशांत है, इन सबको बहुत सुनने वाले लोग बैठे हैं। तो कैसे आपके धर्म संस्थाओं को सबवर्ट किया जाता है अपने लोगों को बैठाकर, वो इसलिए ताकि आपका जो नैतिक और मानक मूल्य है हिंदू संस्कृति का, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अब यहाँ से श्वेता जी। जी जी अब हम देखते हैं एक क्विक ग्लांस इनटू जो ओपन सोसाइटीज होती हैं। ओपन सोसाइटी को आप मान लीजिए जैसे डेमोक्रेसीज होती हैं। जैसे आप भारत का ही एग्जाम्पल मान करके चलिए, तो कैसे एक ओपन सोसाइटी को रशिया या चाइना जैसी क्लोज सोसाइटी बनाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले होती है ओपन सोसाइटी होती है, उसके बाद में वहां पे इगैलिटेरियनिज्म लाया जाता है, फिर एक्सपेक्टेशंस को रेज किया जाता है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट आ गए, या अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में ट्रम्प आ गए हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे, अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई है, लोग बहुत खुश है, यूफोरिया में है कि हमारा देश तो अब नंबर 1 हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाएंगे और सब कुछ ओवरनाइट सब चमत्कार हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस रेज की जाती हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि एस्पिरेशन हमको बोला क्या गया था और हो क्या रहा है, नहीं ऐसे तो नहीं बोला गया था, चलो थोड़ा और समय दे देते हैं। तो ऐसे करते करते हम समय देते हैं कि चलो अभी तो 5 ही साल हुए, 5 साल में इतने सालों का वो कहाँ से करेंगे, ऐसे करके लोग समय देते जाते हैं। उसके बाद में होता है धीरे धीरे मन उखड़ता है और डिसकंटेंटमेंट आती है। डिसकंटेंटमेंट जब आती है तो उसके बाद में लगता है कि यार तो ये तो सब पॉलिटिशियंस तो सब वैसे ही होते हैं, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, लोगों की मोरल डाउन होता है। फिर होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सरकार तो कोई काम कर ही नहीं रही है, जो भी वो सपने दिखा के आपको लाई थी, बार बार इलेक्ट भी कर रहे हो आप, सब कर रहे हैं। उससे आता है रिसेशन। अब जब लोगों के पास में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, डीमोरलाइज्ड है इतने, तो उससे होते हैं सोशल अनरेस्ट। लोगों में दुख आता है, अनहैप्पीनेस होती है, और छोटी छोटी बातों में सिविल अनरेस्ट होने लग जाते हैं, धरने होते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उससे आती है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में जो जो देश की जो थ्रेशोल्ड होती है कि आप किसी भी चेंज को आप सहन कर सके, वो हट जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल अभी कितनी इंस्टेबिलिटी चल रही है, उछाल और चढ़ाव, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। फिर आता है रेडिकलिज्म के भाई अब कुछ तो चाहिए, लोगों को कुछ मोरल चाहिए, तो कहीं से रेडिकलिज्म का भी एक वो धतूरा पिला दिया जाता है कि भाई आपका रिलीजन बेटर है, ये है वो है, हिंदू मुस्लिम कर दिया। फिर उसके बाद में आता है पावर स्ट्रगल, और जिसमें कि सिविल राइट्स और गुटों के बीच में झगड़े होते हैं, और उनका जो फिर होता है कि एक रिप्लेसमेंट आता है कि सिविल वॉर होता है, रेवोल्यूशन, इन्वेजन, और ये सब कुछ होता है। और उसके बाद में आती है कि जो भी एक पावर आता है, या तो वो जो सबवर्टर होता है उसी के द्वारा, उसी का कोई सपोर्टेड कोई होता है, या कोई सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप या कोई दूसरा देश आ जाता है जो कि इन्वेड कर लेता है, और फिर वो हो जाती है एक क्लोज सोसाइटी। तो ये एक हाई लेवल एक पिक्चर है उसकी। ठीक है, ये सिंजू का वो है। तो ये आपने देखा एक कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा उन्होंने बनाया हुआ था। ये हमें करना है सबवर्ट। अब इसमें हम जाएंगे और डिटेल में। The best form of warfare is not to fight at all until such a time that your enemy doesn't perceive you as the enemy. ये सुन त्जू का भी एक डॉक्ट्रिन है जो केजीबी ने
लिया था, चाइना का सुन त्सू जो विचारक था। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो केजीबी सबवर्ट करता है, सबवर्जन, इसको आप ब्रेन वॉशिंग पढ़ लीजिए। उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है नैतिक पतन, किसी भी देश का नैतिक पतन किया जाए, जो कि डिमोरलाइजेशन, उसका मनोबल गिराना। दूसरी स्टेज होती है डिमोरलाइजेशन, जो होता है इसको अबाउट 15 साल लगते हैं। इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स, जो कि एक जनरेशन का टाइम होता है कि आप एक जनरेशन को ब्रेन वॉश कर सको। तो सोचिए आप कितनी इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। नैतिक पतन में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं ये। उसके बाद में होता है डिस्टेबिलाइजेशन। डिस्टेबिलाइजेशन को लगभग 2.5 से 4 साल लगते हैं, 2 से 5 साल। और उसके बाद में आता है संकट, जो कि 2 से 5 महीने का रहता है बस ये स्टेज। और चौथा होता है सामान्यीकरण। अब हम इनको देखेंगे डिटेल में, ये कैसे किए जाते हैं।